नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं जी पुरवैया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि बड़ा अफसोस हुआ सर। आजकल आप एक बयान पर एक दिन भी टिक नहीं पा रहे हैं। लगभग 9 साल तक बिहार की सत्ता में रहने वाला व्यक्ति अगर बिहार के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर 9 घंटे तक भी ना टिक पाए तो अफसोस तो होगा सर। क्या दिन आ गया है आपके लिए। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए आपके भाषण मुझे आज भी याद हैं। आप बीजेपी से सवाल पूछते थे और अपनी बात पर कायम रहते थे। आजकल आप पलट जा रहे हैं। मुझे लगता था कि सीएम रहते हुए ऐसे कामों में सिर्फ जीतन मांझी सिद्धार्थ थे, लेकिन आप भी ऐसे गुणों से लैस है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं थी। अब इस पर भी बहस होगी कि बयानों से पलटने का हुनर मांझी जी ने आपसे सीखा था या आपने मांझी से सीख लिया। खैर, जनता को एक बार फिर से बताना जरूरी है कि आपने आज एक ट्वीट किया जिसमें आपने लालू जी की मदद लेने के सवाल पर कहा कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे होते हैं, फिर भी चंदन अपनी खूबी बरकरार रखता है। फिर बाद में आप बयान से पलट भी गए सर। आपने कहा कि सांप या विष का संदर्भ बीजेपी से था। पहले तो आपको बधाई कि आप बीजेपी जैसे विष से लिपटे होने के बाद भी बचे रहे। इस सुरक्षा कवच का राज अगर आप बता सकें तो मेहरबानी होगी, ताकि राजनीति जगत आपसे सीखकर संक्रमित होने से बचे। पर यह समझ नहीं आया सर कि विष के साथ होने की आपकी क्या मजबूरी थी। कहीं बयान से पलटने के पीछे उसी विष का असर तो नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि आपने ही कहा कि ये वो बीजेपी नहीं है जो पहले थी, जिसके साथ आप कभी थे, इसलिए आपने रिश्ता तोड़ लिया। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर बीजेपी के विषाक्त होने के बाद आपने रिश्ता तोड़ा तो आप उसके साथ कब थे, और अगर बिना विषाक्त हुए बीजेपी से आपने अपना नाता तोड़ लिया तो आप अपनी ही बात में फंस जा रहे हैं। अफसोस है पर सच है कि आपके दोनों बयान में से कोई एक है जो सच नहीं है। सामने से ना सही, ट्विटर पर ही सही, हो सके तो उसका जवाब दीजिएगा। बाकी आप खुद ही अपनी तारीफ आजकल करने लगे हैं, इसके लिए आपको बधाई। डीएनए की शुरुआत बिहार की राजनीति से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कुछ ऐसा कहा जिससे फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक ट्वीट हुआ और ट्विटर पर किसी ने उनसे सवाल पूछा कि लालू यादव के साथ रहकर आप विकास कैसे करेंगे। इसका जवाब उन्होंने ये लिख कर दिया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी जो अच्छी प्रकृति का व्यक्ति हो वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे होने के बावजूद चंदन विशाला नहीं होता है। पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि रहीम बिहार की राजनीति पर भी कुछ लिख कर गए होंगे। खैर, नीतीश के इस ट्वीट के बाद एक सवाल उठ रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ लिखा है। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा उसकी एक वजह राजनीतिक दबाव भी है। दबाव इसलिए क्योंकि अभी तक आरजेडी और जेडीयू के साथ आने के बाद की स्थिति क्या रही है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलता है कि हर मंच से लालू प्रसाद यादव ये जताते या दिखाते रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिया गया उनका समर्थन एक मदद की तरह है, उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा लगता है। सबसे पहले ऐसा बयान लालू प्रसाद यादव ने भागलपुर में दिया था। उन्होंने कहा कि नीतीश मेरे पास मदद के लिए आए तो कैसे ठुकरा देते। ये हंगामा हुआ इस बयान को लेकर, लेकिन इस बयान पर जब नीतीश कुमार से उस समय सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। नीतीश जी की पार्टी ने कहा कि लालू जी का अपना अंदाज है, पर सवाल अंदाज को लेकर नहीं था, सवाल उस वक्त से ही शुरू हुआ था कि इसका अंजाम क्या होगा। और इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। पहले नीतीश कुमार को नेता मानने को लेकर मान मनोबल का दौर चला। आप भी जानते होंगे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव इंटरफेयर करते नजर आए थे इस पूरे मामले, तब जाकर यह मामला कंसिलिएट हुआ। फिर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद की स्थिति उभरी, अभी भी है। दावेदारी को लेकर अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, और इन सारी परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार ने एक ट्वीट कर दिया और एक ट्वीट कर एक दबाव या प्रेशर बनाने की कोशिश की। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस विवाद पर या नीतीश कुमार के ट्वीट पर क्या कहते नजर आए, सुनिए। और इस मामले को उन्होंने भी कहीं ना कहीं गंभीरता से लिया है, ऐसा उनके बयान से लगता है। सुनाएंगे बयान। नीतीश कुमार के हवाले बात बोला गया है, लिपटे रहल भुजंग, तो नीतीश जी ही उसको साफ करेंगे। क्या बोले हैं बीजेपी के संदर्भ में, बीजेपी के साथ पूछा होगा, सब पूछता है कि इतना दिन से आप उन लोगों के साथ रहे तो आप पर क्या मतलब ये सब आरोप लगा, क्या तो बोले होंगे कि लिपटे रहल भुजंग उत्तम प्रकृति, तो उनसे पूछिए। हम इस सब चीज का शिकार नहीं होते। लालू पूरे विश्वास के साथ इस पर जवाब देते नहीं दिखे, पर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जाने के बाद इतने सवालों से घिरे हैं कि खुद उनके पास में मुकम्मल जवाब नहीं है। क्या यह भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार खुद अपनी छवि को लेकर उठ रहे सवालों से भी परेशान है और उनका ट्वीट कहीं ना कहीं उसी दिशा में एक कदम है। दरअसल सवाल आइडेंटिटी यानी पहचान को लेकर भी है। पहचान का सवाल इसलिए क्योंकि जहां जनता परिवार के नाम पर नीतीश
लालू को एक परिवार का बताया जा रहा है। वहीं लालू और नीतीश के कार्यकाल को एक समान दिखाने का प्रयास हो रहा है। आजकल ये कोशिश है, मतलब आरजेडी से अगर आप बात करेंगे, जेडीयू से बात करेंगे, तो ये ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे एक दूसरे की विचारधारा, एक दूसरे की गवर्नेंस पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, सब कुछ एक है। अब बीजेपी का आक्रमण में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की सारी कोशिश क्या है? लालू प्रसाद यादव के बराबर नीतीश कुमार को साबित करने की। ऐसे में वो समर्थक वर्ग जो जाति से इतर उठकर, क्योंकि माना जाता है कि नीतीश कुमार के समर्थन में कई ऐसे लोग या ऐसी जनता भी हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित राजनीति पर विश्वास नहीं कर सकती है। उन लोगों के लिए विकास के नाम पर नीतीश के साथ वो खड़े हो सकें, इसके लिए नीतीश कुमार के पास क्या संदेश है? तो शायद ये एक कोशिश है। इसलिए नीतीश कुमार भी लोगों के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि गठबंधन के तहत वो साथ जरूर हैं, पर वो लालू यादव नहीं है, या गवर्नेंस का मॉडल वही होगा जो नीतीश कुमार की शैली रही है। हालांकि नीतीश कुमार के बयान के बाद हंगामा हुआ तो नीतीश कुमार ने संभालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने डैमेज कंट्रोल में क्या कहा, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। लालू जी बोल दिए जब मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, एक सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए जहर, वो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, भाजपा से लड़ने के लिए हम जहर भी पीने को तैयार है, बोले ना। तो इसका मतलब क्या था? वो हमको जहर कह रहे थे क्या? कहे तो थे। कोई बात हुई यार, तो एक बात होती है, कहने का तरीका होता है, कहने का मतलब होता है कि लक्ष्य एक है, जैसे उन्होंने कहा। तो अब तो हम ट्विटर पर आस्क नीतीश कार्यक्रम में मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इतना उत्तर दिया, उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और रहीम जी के दोहा में इनका नाम भी चंदन है। अब भुजंग कौन है? यह विचार जिसका मैंने जिक्र किया, जहरीला विचार जो भाजपा का है, उसका असर नहीं पड़ा तो विकास के मुद्दे से हम मतलब जिसको कहिए डाइवर्ट हो ही नहीं, डेविएट हो ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जो कुछ सफाई में कहते नजर आए, वो अपने आप में भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि सवाल लालू के लिए और जवाब में बीजेपी आ जाए, इस पर भी यकीन करना मुश्किल है। फिर भी मान लीजिए कि उनकी मंशा नहीं रही होगी, तो क्या नीतीश ऐसे ही कुछ बोल गए? ये मानना भी मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, एक एक शब्द नपातुला निकलता है उनकी जुबान से। खासतौर से चुनाव से संबंधित सवाल का जवाब आए और कैजुअली नीतीश कुमार जवाब दे देंगे, ऐसी उम्मीद तो आप नहीं कर सकते हैं। अहम बात यह भी है कि जितना हल्ला होना था वो इस सब मामले पर सुबह से हो चुका है। अब सही गलत के फैसले से किसी को कोई लेना देना नहीं है। संदेश आरजेडी तक पहुंच चुका है। लालू प्रसाद यादव अनकंफर्टेबल नजर आ चुके हैं। रघुवंश बाबू जवाब मांग रहे हैं और अब यहां से आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के विषय में, दावेदारी के विषय में कुछ भी कहने से पहले जरूर सोचा जाएगा। यानी नीतीश जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं। हालांकि विपक्ष को भी मौका मिला। बीजेपी ने क्या कहा वो बयान भी सुनाएंगे। नीतीश जी पहले इस ट्वीट को और इस पूरी व्यवस्था को बड़ी खराब नज़रों से देखते थे और कहते थे ये ची पो करने वाले लोग हैं, कितनों चिचियाते रहें, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन शायद अब समझ में आ गया है नीतीश जी को कि इस चिचियाने का असर पड़ता है। और आज जो वो चिचियाए हैं वो मुझे लगता है बड़े भाई पर चिचियाए। हिम्मत नहीं है कि बड़े भाई के मुंह पे कुछ कह सकें। बड़े भाई ने तो 2 दिन पहले पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इनके मुंह पर इनको पूरा सुना दिया, इनको बैठे बैठे पूरा उपदेश भी दे दिया। इनकी जितनी करनी थी उन करनियों को भी याद करा दिया और उन करनियों के बाद भी वो उनके साथ हैं, यह भी उनको मंच पर सामने बता दिया। नीतीश जी की हिम्मत नहीं है कि लालू प्रसाद जी के सामने वो बोल सकें, तो अब अपनी भाषा को लालू जी के पास पहुंचाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि नेसेसिटी नेवर मेड अ गुड बार्गेन, यानी आवश्यकता कभी भी एक सही सौदा नहीं करने देती। इसलिए नीतीश चाहे बीजेपी को विष कहें या लालू को विष कहें, मामला विष का नहीं विवश होने का। बहुत ही छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बात करेंगे चुनाव आयोग की कोशिश की। चुनाव में पैसों के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग इस बार और भी सक्रिय रहेगा।
बिहार के चुनाव महत्वपूर्ण हैं और चुनाव के दौरान क्या होता है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आइए अब तक की स्थिति का डीएनए टेस्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल को रोकने के लिए प्रयास हो रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 25% को चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी व्यय यानी चुनाव से जुड़े हुए खर्चे और काले धन से जुड़ी घटनाओं के लिहाज से अति संवेदनशील घोषित किया है। मतलब यहां पर इन पैसों का इस्तेमाल शायद हो सकता है। यानी बिहार की 243 में से 67 सीट्स ऐसी हैं जो धनबल के हिसाब से अति संवेदनशील हैं, जहां नेता ज्यादा अमीर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भोजपुर जिले की 6 सीटें हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर, सारण और बांका जिले की 5-5 सीट, पटना की 3 सीट, सीतामढ़ी जिले की 2 विधानसभा सीट अति संवेदनशील कैटेगरी में है। 67 विधानसभा सीटों के अलावा 70 सीट ऐसी हैं जो संवेदनशील और कम संवेदनशील की श्रेणी में आती हैं। यानी यहां भी 70 सीटों पर पैसों का उपयोग होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल पर अंकुश लगाने को लेकर चुनाव आयोग सीरियस है, गंभीर है। इन सीट्स पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग अब क्या कर रहा है देखिए। आयकर और एक्साइज विभाग की मदद से निगरानी करेगी, उनकी एक टीम रहेगी। आइए 15 जुलाई को बिहार दौरे पर आए उप चुनाव आयुक्त विनोद जुस्सी ने धनबल पर रोक लगाने को लेकर क्या कहा था, वो बयान आपको सुनाते हैं। धनबल भी एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव कराते हुए, और उसके संबंध में पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग ने कई व्यवस्थाएं की हैं, नए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, और इस बार भी और बल्कि अब हर चुनाव में कुछ ना कुछ उसमें और सुधार ही होता है ताकि मनी पावर का जो मिसयूज़ है वो ना हो। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। हमारे जो स्टैंडर्ड निर्देश हैं उसमें स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स होंगी, फ्लाइंग स्क्वाड्स होंगे। कैंडिडेट्स के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, बैंक अकाउंट खोलना और तमाम जितने निर्देश हैं उनको बहुत सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये व्यवस्था हम लोग और व्यापक तौर पे करेंगे, और तमाम जो चेक पोस्ट्स हैं जहाँ जहाँ से मनी का आना हो सकता है, इन्फ्लो हो सकता है, इलीगल मनी का, उसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें आयकर विभाग को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं, एक्साइज वालों को भी शामिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके तहत तो होंगे ही होंगे, लेकिन और व्यापक तौर पे करेंगे। और इसके लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स लगेंगे, जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर पूरी पैनी दृष्टि रखेंगे। उनकी टीम होगी, वो टीम जगह जगह जहाँ जहाँ इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, और द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। बिहार ही नहीं, देश में देखिए हाल के दिनों में चुनाव में धन का इस्तेमाल बढ़ा है। धनबल का इस्तेमाल सिर्फ पैसा खर्च करके नहीं होता, इसके कई रूप हैं। धनवान उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत, उपहार देकर उनके बीच नशीली वस्तुएं और शराब बांटकर वोट का जुगाड़ करते हैं। इन सब गतिविधियों को धनबल की श्रेणी में रखा जाता है। हाल के दिनों में देखा गया कि धन कुबेरों का लोकसभा या विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ गया। अब देखिए बिहार विधानसभा में स्थिति क्या थी। वर्ष 2005 में 8 करोड़पति विधायक थे, लेकिन 5 साल बाद वर्ष 2010 में करोड़पति विधायकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। तो या तो उन्होंने ज्यादा पैसे कमा लिए या फिर पैसे या रसूख वाले लोग चुनाव में आ गए। यानी आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि चुनाव जीतने के लिए धन की भूमिका होती है। हालांकि चुनाव में धनबल पर रोक लगाने को लेकर चुनाव आयोग ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 77(1) के अनुसार सभी प्रत्याशियों को अपने खर्च का ठीक ब्यौरा देना होता है। धारा 77(3) चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करती है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक एक उम्मीदवार एक बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है, और छोटे राज्यों में यह सीमा अधिकतम 20 लाख रुपए है। सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों के चुनाव संबंधी सभी तरह के खर्चों का दैनिक ब्यौरा देना होगा, ये नियम है। राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव के 90 दिन के अंदर और विधानसभा चुनाव के 75 दिन के अंदर खर्च का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। ये अलग बात है कि मोटरसाइकिल की डिग्गी में जो भर के ले जाते हैं वो ब्यौरा कोई देता नहीं है। खैर, चुनाव आयोग की तमाम कड़ाई के बावजूद भी देखिए चुनाव में धड़ल्ले से धन का उपयोग हो रहा है, जो लोकतंत्र की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। 1990 से हमारे देश में इस बात की चर्चा लगातार होती रही है कि चुनाव में पैसों के इस्तेमाल को लेकर कैसे रोक लगाएं। कई उपाय भी बताए गए, लेकिन अभी भी इन चीज़ों पर पूरी तरह से रोक लगाना मुमकिन नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग की
ये जो स्टेप्स हैं इनका कुछ नतीजा बिहार में निकल पाए। बहुत ही छोटा सा विराम, उसके बाद लौटेंगे तो बात करेंगे अंधविश्वास की। अब बात करेंगे अंधविश्वास की। सूचना क्रांति के दौर में हम भले ही अंतरिक्ष और चांद पर घर बसाने की बात करते हैं, लेकिन अंधविश्वास अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। वैज्ञानिक युग के बढ़ते प्रभाव के बावजूद देखिए अंधविश्वास की जड़ें समाज में नहीं उखड़ पा रही हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में, गांव के इलाकों में जादू टोने के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किए जाने, आंख फोड़ने, गांव से बाहर निकाल देने समेत कई तरह की घटनाएं आज भी लगातार जारी हैं। झारखंड में अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी हैं। सिमडेगा, गुमला और खूंटी जैसे आदिवासी बहुल इलाके में हर साल सैकड़ों लोग अंधविश्वास के कारण असमय मारे जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, प्रयास हो रहे हैं। कड़े कानून भी है और दोषियों को सजा दिए जाने के बाद भी झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में अंधविश्वास का खेल जारी है। यह जो डायन बिसाहन, इस पर ये डायन बिसाहन प्रतिशत अधिनियम भी बना हुआ है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। बहुत लोग इस मामले में जेल भी गए हैं। एक गांव से 20-20, 25-25 महिलाएं जेल में गई हैं। फिर भी उस क्षेत्र के लोगों में अभी भी इतने जेल गए हैं, उसके बावजूद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि डायन बिसाहन मामला जो है ये अंधविश्वास का मामला है। उनको लगता है कि अगर गाँव में कोई घटना हुई है तो कोई अकेली विधवा औरत है वही की है, वृद्धा महिला की है। अक्सर ऐसा ही देखने में आता है। आइए अब आंकड़ों के माध्यम से देखते हैं कि भारत में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं। एक सर्वे के अनुसार देश के पिछड़े क्षेत्रों के 72% ग्रामीण स्थानीय स्तर पर सरकार की ओर से प्रदान स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद, यानी सरकार जो सुविधाएं देती है हॉस्पिटल जाने के बावजूद, वो तांत्रिकों के पास जाने में विश्वास रखते हैं। डायन प्रथा के तहत वर्ष 1991 से 2013 तक झारखंड के 13 जिलों में, ध्यान से सुनिएगा, 1389 महिलाओं की हत्या कर दी गई। केवल रांची, चाईबासा, गुमला और लोहरदगा में ही 426 महिलाओं को मार दिया गया, ये बताकर कि ये डायन हैं। इनमें से 70% महिलाएं या हत्याएं जो हैं वो जनजातीय वर्ग में हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल औसतन 100 से 150 महिलाएं डायन बताकर मार दी जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2011 में भारत में 243 महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी गई। 2012 में करीब 50 ऐसी महिलाएं जो अकेली रहती थी और स्वतंत्र जीवन बसर करती थी या अकेले रह रही थी, उनकी हत्या भी डायन बताकर कर दी गई। और कई बार ये मामला प्रॉपर्टी से भी जुड़ा होता है, जमीन से भी जुड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। ये खौफनाक आंकड़े तब हैं जब डायन प्रताड़ना के 30% मामले ही पुलिस के पास आ पाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायन के आरोप में प्रताड़ना झेल रही 99% महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की होती। जो कुछ भी उनके पास है उनको लूटने की कई बार कोशिश भी होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस प्रथा पर रोक लगाने को लेकर गंभीर नहीं है या सीरियस नहीं है। बिहार में 1999 और झारखंड में 2001 से डायन प्रथा प्रतिषेध कानून है। इस कानून के तहत डायन के रूप में महिला को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को अधिकतम 3 महीने की सजा या 1000 का जुर्माना हो सकता है। दोषी ओझा 1 साल की सजा या 2000 जुर्माने या इसके अलावा दोनों का प्रावधान है उनको। लेकिन आदिवासी और पिछड़े इलाके में इस कानून का कोई असर नहीं दिखता। पुलिस भी मानती है कि सिर्फ कानून से समस्या का समाधान नहीं होगा। खास करके हम देखते हैं कि गुमला, सिमडेगा, खूंटी एरिया में अंधविश्वास बहुत जोर से है। जैसे कोई किसी की मां को डायन कह दिया या किसी के गांव में किसी का बच्चा डेथ कर गया और किसी पर भी शंका हो गई कि वो डायन है, तो वैसे केस में उसको टांगी से किसी धारदार हथियार से मार के हत्या कर दी जा रही है। हाल में अभी पाकरटांड एरिया में भी एक महिला का गला चाकू से रेत करके मारने का कोशिश किया गया था, उसमें भी यही आरोप लगा था कि ये डायन है। तो ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास एक गंभीर समस्या है। इसके समाधान के लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन, एनजीओ नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं, सबको साथ आना होगा। साथ ही जिन इलाकों में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा हैं वहां जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। अगर आगे से आपके गांव में भी ऐसा हो तो प्लीज़ अपनी तरफ से रोकने का प्रयास कीजिएगा। आपके गाँव की एक विधवा महिला, वो अपना जीवन नहीं काट सकती है, वो किसी का गला क्या काटेगी। आज दिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।